स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 6 नवंबर को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए आवासीय घरों के अवैध विध्वंस के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत मनोज तिब्रेवाल आकाश द्वारा भेजे गए एक पत्र की शिकायत के आधार पर 2020 में पंजीकृत एक स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका जिला महाराजगंज में घर 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदिवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया। पीठ ने अधिकारियों के आचरण पर गंभीर असंतोष भी व्यक्त किया और उनके कृत्यों को अत्याचारी बताया। पीठ को सूचित किया गया कि 123 अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया था और लोगों को केवल सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से जानकारी दी गई थी। न्यायमूर्ति पारदिवाला ने अधिकारियों द्वारा केवल सार्वजनिक घोषणा जैसे एक ढोल की थाप के माध्यम से नोटिस देने पर भी असहमति व्यक्त की। इसीलिए अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा देने का निर्देश दिया। ये मुआवजा अंतरिम प्रकृति का है और ये याचिकाकर्ता के मुआवजे के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही अपनाने के रास्ते में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 नवंबर को कहा कि लाइट यानी हल्के मोटर वाहन यानी LMV के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट समर्थन या एंडोर्समेंट के 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चला सकता है। यदि वाहन का कुल वजन 7500 किलोग्राम के भीतर है तो LMV लाइसेंस वाला चालक ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यह दिखाने के लिए उसके सामने कोई डेटा नहीं लाया गया कि परिवहन वाहन चलाने वाले LMV लाइसेंस धारक सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण है। परिवहन वाहन चलाने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया पात्रता आवश्यकता केवल उन परिवहन वाहनों पर लागू होगी जिनका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन यानी दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं में DHCBA ने एक जवाब दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि ये वकीलों का एक संघ है और एक निजी संघ में कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। DHCBA और उसके सदस्यों की विचारधारा, योग्यता और समावेशन से पैदा हुई है। DHCBA के सदस्यों का मानना है कि उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता आधारित होना चाहिए और सदस्यों के किसी भी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन ने अपने हलफनामे में ये बात कही। गौरतलब है कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने DHCBA से आगामी चुनावों में महिला वकीलों के लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष का पद आरक्षित करने पर विचार करने को कहा था। पीठ ने यह भी निराशाजनक पाया कि वर्ष 1962 के बाद से बार की एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। इस आदेश के अनुसरण में DHCBA ने एक प्रतिक्रिया दायर की है, जिसमें आग्रह किया गया है कि याचिकाएं खारिज कर दी जाएं और मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय, जहां यह मामला लंबित है, के समक्ष जारी रखने की अनुमति दी जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कलकत्ता के राजा बाजार इलाके में हुई कथित सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर राज्य की रिपोर्ट मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश TS शिवगन्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि पूजा समारोह के दौरान राजा बाजार इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी और एक विशेष समुदाय के सदस्य हिंदू और सिख समुदायों पर हमला करने और पूजा पंडालों और मंदिरों को अपवित्र करने में लगे हुए थे। तर्क दिया गया कि पथराव किया गया था और बम भी फेंके गए थे।
वकील ने प्रार्थना की कि विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल के कारण याचिका को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को स्थानांतरित कर दिया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने बुधवार 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि 36 घंटों के भीतर वो मराठी दैनिक समाचार पत्रों सहित समाचार पत्रों के प्रमुख वर्गों में एक अस्वीकरण प्रकाशित करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि एनसीपी द्वारा घड़ी के प्रतीक का उपयोग किया जा रहा है और मामला न्यायाधीन बना हुआ है। वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश के जवाब में अजीत पवार की ओर से यह वचन दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ शरद पवार समूह द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अजीत पवार समूह को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में घड़ी चिन्ह का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी। इस आवेदन के जरिए शरद पवार ने अजीत पवार को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सीआरपीसी की धारा 197 भाग 1 जो ये प्रक्रिया या जो ये प्रावधान करती है कि सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कथित अपराधों के लिए लोक सेवकों और न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों पर भी लागू होगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की अपील को खारिज कर दिया, जिसने पूर्व मंजूरी की कमी के आधार पर एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया था। प्रतिवादी विभू प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में अनाधिकृत पद का दुरुपयोग, संपत्ति का कम मूल्यांकन और अनाधिकृत रियायतें शामिल थी, जिससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से जुड़े निजी कंपनियों को फायदा हुआ, जबकि सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के किनारे गीता कॉलोनी घाटों पर जनता को छठ पूजा का त्योहार मनाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करना भक्तों के लिए हानिकारक होगा। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि इस समय यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है और अगर भक्तों को नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति दी गई तो उनके बीमार पड़ने की संभावना है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा करने के लिए 1000 स्थान चिन्हित किए हैं और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।